स्वर्ण महोत्सव तक की ये यात्रा कठिन थी, क्योंकि सच लिखना, सच के साथ खड़े रहना और सच को सम्मानित करना आसान नहीं होता। मगर समंदर में उतर जाते हैं जो हैं तैरने वाले, किनारे पर भी डरते हैं तमाशा देखने वाले। यकीनन झूठ की बस्ती कहीं आबाद है, लेकिन बहुत से लोग जिंदा हैं अभी सच बोलने वाले। और वही सच बोलने वाले, उनका साथ देना, उनकी आवाज बनना, यही लोकमत समूह के अध्यक्ष एवं पूर्व सांसद राज्यसभा श्रीमान विजय दर्डा जी ने कलम के माध्यम से भी किया है और आवाज के माध्यम से भी किया है। मैं अब उन्हें आमंत्रित करती हूं कि वे कृपया स्वागत भाषण दें। लोकमत पत्र समूह के मातृ संस्करण लोकमत के स्वर्ण जयंती महोत्सव पर पधारे हुए हमारे सारे सम्माननीय मेहमान, मगर मैं उनका स्वागत करने के पहले, आज मातृ दिवस है और मैं यहाँ पर उपस्थित तमाम भाई और बहनों की माताओं को पहले मैं नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। और उन्हीं के कारण आज हम भारत माता को वंदन बनाने के काबिल बने हैं। जय हिंद। हमारे खास आग्रह पर लोकमत के मातृ संस्करण नागपुर के स्वर्ण जयंती महोत्सव पर पधारे हुए इस राष्ट्र के एक लाडले सुपुत्र तथा आम पार्टी के संस्थापक, दिल्ली के मुख्यमंत्री माननीय श्री अरविंद केजरीवाल जी, जिनको सारा देश जानता है क्योंकि आज के ज़माने में हंसना और हंसाना बड़ा कठिन काम हो गया है। मगर ऐसे जीवन के अंदर अगर कोई किसी को हंसा पाता है, उसका दर्द मिटा पाता है, तो वो महान व्यक्ति होता है, ऐसा मैं मानता हूँ। और वो पंजाब के लाडले सुपुत्र अरविंद केजरीवाल जी के विचारों को आगे बढ़ाने वाले पंजाब के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री भगवंत मान जी, उसी प्रकार यहाँ पर एक युवा शख्स उपस्थित है। शायद कभी कभी उनको देख के लोग कंफ्यूज हो जाते कि कहीं वो बॉलीवुड के हैं। पार्लियामेंट राज्यसभा के सबसे युवा सांसद और आम पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता माननीय श्री राघव चड्ढा जी, जिन्होंने हमारा निमंत्रण स्वीकार कर आज यहाँ पर पधारे हैं। मेरे सहयोगी और लोकमत ग्रुप के प्रबंध संचालक चिरंजीव देवेंद्र, लोकमत के एग्जीक्यूटिव एडिटर श्री श्रीमंत माने जी, लोकमत समाचार के संपादक श्री विकास मिश्रा जी और लोकमत टाइम्स के एडिटर और कोऑर्डिनेटर श्री एन.के. नायक जी, केजरीवाल जी के साथ में आए हुए सभी साथी
और आप यहाँ पर सब उपस्थित भाइयों बहनों और मेरे मीडिया के मित्रों, लोकमत की यात्रा के बारे में अधिक बताने की आवश्यकता नहीं। भी आपने एबीपी देखी है कि 100 साल के पहले ये एक मशाल हमारे पूर्वजों ने जलाई थी इस देश को स्वतंत्रता मिलाने के लिए। अखबार चलता गया, बंद होता गया। जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तो उसके बाद में निरंतर साप्ताहिक के रूप में, बाद में अर्ध साप्ताहिक के रूप में, यानी कि वीकली और बाई वीकली के रूप में यवतमाल से निकलता था। लोकमान्य तिलक जी और गांधी जी का आशीर्वाद था। नागपुर से 1971 में लोकमत का प्रारंभ हुआ और आज हम लोग स्वर्ण जयंती मना रहे हैं आप सब पाठकों के आशीर्वाद से। अखबार तो सभी निकालते हैं, सभी चलाते हैं। हर व्यक्ति का एक मकसद होता है। जिस प्रकार से इस देश के अंदर कई पॉलिटिकल पार्टियां हैं, मगर अरविंद जी का अपना एक मकसद है। उसी प्रकार लोकमत का भी एक मकसद है। केवल खबरें देना, खबरों को लोगों तक पहुंचाना, ये केवल उसका मकसद नहीं है। तो इस अखबार के माध्यम से लोगों के जीवन को अधिक समृद्ध बनाना, विकासशील बनाना और जहाँ जहाँ पर भी भ्रष्टाचार है, जहाँ जहाँ पर भी कमियां हैं, उसके ऊपर उंगली रखना, युगों में स्वाभिमान जगाना, किसानों के हक के लिए लड़ना और साथ ही साथ में महिलाओं के लिए एक व्यासपीठ बनाना, पर्यावरण की रक्षा करना, ये सारे काम जो हैं, अंधश्रद्धाओं के खिलाफ में लड़ना, ये लोकमत ने किया है। आज भी करता है, करते आया है, करता रहेगा। ये करने में लोकमत ने कभी किसी बात की चिंता नहीं की। नफा नुकसान का उसने कभी गणित नहीं किया। यहाँ तक हुआ मान साहब कि जब मेरे पिताजी उद्योग मंत्री थे, जब मेरे पिताजी स्वास्थ्य मंत्री थे, तो हमारे ही रिपोर्टर उनके खिलाफ के अंदर कंटिन्यूस सीरीज चला रहे थे और उसका असर ये हो रहा था कि रोज हाउस बंद होता था, उनके खिलाफ में वहाँ पर अंदर आंदोलन होता था। हमारे जो रिपोर्टर थे वो थोड़े से घबराई भी थी, हमारी वो राही भिड़े नाम की जो रिपोर्टर थी वहाँ की। अन्य रिपोर्टर्स उनको लेके गए अपने साथ में, बोले बाबूजी ये बहुत घबराई हुई है। तो बोले राही क्या हो गया, तुम क्यों घबराई हो? नहीं बाबूजी मेरे वजह से आपको बहुत तकलीफ हो रही है। उन्होंने कहा देखिए राही तुम अपना काम करती रहिए, मुझे अपना काम करने दीजिए। लोकमत को हमेशा उन्होंने किसी भी पक्ष से, वो खुद कांग्रेसी थे, मैं पहले बार राज्यसभा में इंडिपेंडेंट गया, 2 बार मुझे कांग्रेस ने उनका सांसद बनाया, 18 साल में पार्लियामेंट में रहा, मगर अखबार के ऊपर उसका कभी असर नहीं हुआ। हमारे पास में केवल एक कॉलम है, उसको हम एडिटोरियल कॉलम कहते हैं, और एडिटोरियल कॉलम के माध्यम से हमने अपने विचार वहां पर व्यक्त किए। लोकतंत्र मजबूत होना चाहिए, सेक्युलरिज्म की रक्षा होनी चाहिए और नौजवानों की, किसानों की, महिलाओं की आवाज़ लगातार बुलंद होती रहनी चाहिए। ये हम लोगों ने हमेशा विचार किया। आज तीसरी पीढ़ी भी ये काम करी, उसी विचारों पे वो भी काम कर रही है। अखबारों को कभी हम लोगों ने हमारे इस मंच पर हमने आज तक अनेक लोगों को, इसी स्वर्ण जयंती महोत्सव के अंदर हम लोगों ने, जब हमारा 15 दिसंबर को हम लोग 50 साल के अंदर प्रवेश कर रहे थे, तो अनुराग ठाकुर जी जो कि आईएनबी मिनिस्टर है, उन्होंने डिजिटली इसका उद्घाटन किया था। तो हमने इसी मंच पे सर यहीं से सांप्रदायिक सौंदर्य के संदर्भ में इंटर रिलीजियस कॉन्फ्रेंस हमने यहाँ पर किया और उस इंटर रिलीजियस कॉन्फ्रेंस में हमने श्री श्री रविशंकर जी को यहाँ पर निमंत्रित किया।
एक ही समय उसी मंच के ऊपर स्वामी रामदेव जी यहाँ पर थे, जैन आचार्य लोकेश मुनि जी यहाँ पर थे, स्वामी नारायण संस्थान के, जिनको अक्षरधाम जैसे टेम्पल के नाम से हम लोग जानते हैं, और जब ये अबू धाबी में टेम्पल बनाने जा रहे हैं, वो ब्रह्म विहारी दास स्वामी जी यहाँ पर थे। कार्डिन ओसवाल्ड ग्रेसियर जो क्रिश्चियन धर्मगुरु है वो उस मंच पर थे। हाजी सैयद सलमान चिश्ती जी जो अजमेर शरीफ के दरगाह के प्रमुख है वो यहाँ पर हाजिर थे। प्रहलाद वामन पै जी भी यहाँ पर थे, और साथ ही साथ में लद्दाख बौद्ध के भिक्खु संघ सेना जी भी यहाँ पर थे। उनके सामने ये सांप्रदायिक सौंदर्य के बारे में चर्चा हुई, बहुत अच्छी खुलकर चर्चा हुई। साथ ही साथ में हमें इसी मंच के ऊपर राष्ट्रीय स्वयं संघ के संचालक माननीय श्री डॉक्टर मोहन भागवत जी को भी बुलाया था। उनके भी विचार हम लोगों ने साझा किए। हिंदुत्व और राष्ट्रीय एकात्मत्व यहाँ पर चर्चा हुई। अखबार का काम ही है कि सबके विचार सुनना चाहिए, सबके विचार समझना चाहिए, और उसके बाद में लोगों के पास अपनी राय को व्यक्त करना चाहिए। वो काम लगातार हम करते रहे। इसी साथ में कोरोना के अंदर हमारे यहाँ पर के सारे लोग रास्ते पे काम कर रहे थे। मैंने एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी दिल्ली केजरीवाल जी को रात को फ़ोन किया कि कृपा करके कहीं तो भी एक बेड दिलवा दीजिए, ऑक्सीजन दिलवा दीजिए। उन्होंने तत्काल मदद की, मगर उसके बावजूद भी हम हमारे वो हेल्थ करस्पॉन्डेंट को नहीं बचा सके। बहुत कम छोटी उम्र का था, दो छोटी छोटी उसकी बच्चियां थी, उसकी कोरोना में डेथ हो गई वहाँ पर। हमारे लोग सिपाही की तरह लड़ रहे थे। जिस प्रकार से सिपाही अपनी रक्षा करते हैं बॉर्डर्स की, उस प्रकार से हमारे लोग काम कर रहे थे। हमने लोकमत परिवार के करीब करीब 174 लोगों को खोया है, मगर हम डगमगाए नहीं। आज 3000 करस्पॉन्डेंट का हमारा जो परिवार है वो लगातार अपना काम करते रहा। और उसी ने, जब खून की कमी थी मुख्यमंत्री जी, उस समय में जब महाराष्ट्र सरकार ने हमसे कहा कि 1 और 2 दिन का खून है, उस समय पे हम लोगों ने एक 61,000 बोटल्स 1095 सेंटर पर जैसे जैसे उनकी रिक्वायरमेंट थी उस प्रकार से हम लोगों ने खून इकट्ठा किया। एक किसी को कतरा मांग लीजिए देगा नहीं। हम लोगों ने 61,000 देके इस देश का पूरा विश्व रिकॉर्ड क्रिएट किया हम लोगों ने। अनेक हमारी अलग अलग योजनाएं यहाँ पर हमने भगिनियों के लिए, युवकों के लिए गान प्रतियोगिता की, पेंटिंग कॉम्पिटिशन्स की, और साथ ही साथ में ईश्वर का एक अपना वैभव है। आज न कल, कल न परसों, कभी न कभी तो हमें यहाँ पर राजधानी का दर्जा मिलेगा, विदर्भ बनेगा, बन के रहेगा। मगर तब तक हम लोगों ने नागपुर की शान के अंदर एक स्लोगन स्पर्धा की थी, और वो जो स्लोगन स्पर्धा थी, जिनको ये पहला पारितोषिक मिला है 1 लाख रुपए के, वो एक इसी विदर्भ की एक महिला है छोटे गांव की, जो आपके हस्ते आज उनको हम लोग नवाजने वाले हैं। स्लोगन था हमारा, और स्लोगन के अंदर वो सामने आया, देश की शान नागपुर मेरी जान। देश की शान नागपुर मेरी जान, ये स्लोगन होगा। इसके बाद में हर किसी के मुंह पे वो आवाज होगा, देश की शान नागपुर मेरी जान। उसी तरह से हम लोगों ने एक एंथम भी बनाया नागपुर शहर के लिए, और वो जो एंथम है वो मशहूर गीतकार प्रशांत इंगोले, जिन्होंने बाजीराव मस्तानी के गाने लिखे, जिन्होंने मेरी कौम के गाने लिखे, जिन्होंने 83 के गाने लिखे, ऐसे सुपरहिट गाने लिखने वाले प्रशांत इंगोले ने नागपुर शहर के लिए थीम सॉन्ग बनाया है। उसको शंकर महादेवन ने गाया है, और उसका कंपोज किया है अजिंक्य सोनटक्के ने, वो भी विदर्भ के सुपुत्र है। बहुत जल्दी हम लोग वो भी आपकी सेवा में हाजिर करेंगे। अब मैं 2 विचार मेरे सामने रखना चाहूँगा। केजरीवाल जी को
आमंत्रण देने के पहले या उसके पहले भी, कि मेरे मन में हमेशा एक विचार आता रहा है, किस राष्ट्र के अंदर एक जमाना था जब एक पार्टी का राज था, धीरे धीरे कई पार्टियां और पार्टियों में तब्दील होता चला गया, और ये हमारे यहाँ ही नहीं हुआ, पूरे विश्व में हुआ है। जो आज़ादी के अंदर लड़ाई लड़ती है वो पार्टी, वो हमेशा 3-4 साल, 3-4 टर्म तक वो काम करती है, उसके बाद में अनेक पार्टियां उसके अंदर काम करती है। मगर लोकतंत्र में पार्टियों की भूमिका को लेकर पिछले 75 साल से कभी भी खुलकर बात नहीं हुई है। क्या एक राजनीतिक दल का एकमात्र ध्येय यही हो सकता है कि सत्ता को प्राप्ति करना, या फिर समाज और व्यवस्था में बदलाव लाना? ये प्रश्न हर नवयुवक के मन में आता है। क्या राजनीतिक दल किस कीमत पर इस राष्ट्र को संवारता है? क्या प्रदेश या देश का राज करने के लिए राजनीतिक दलों को सत्ता चाहिए, या लोक कल्याण व्यवस्था में सुधार लाने के लिए सत्ता मिलनी चाहिए? जी हाँ, बिना सत्ता के संभव भी नहीं है, क्योंकि अगर किसी भी प्रकार का बदलाव लाना होगा तो निश्चित रूप से एक राज का स्थापित होना जरूरी है। जैसा कि मैं आज भगवान मान साहब से बात कर रहा था, मैं उनसे पूछ रहा था कि आपके सामने एजेंडा क्या है अभी? बोले मेरे सामने सबसे पहला एजेंडा ये है कि जो ड्रग के गिरफ्त में आए हुए सारा पंजाब है, उसको बाहर निकालना। और उसको भी बहुत सिस्टमेटिक ढंग से बाहर निकालना पड़ेगा। उसी प्रकार से मेरे सामने दूसरी प्रायोरिटी है एग्रीकल्चर की भी। तीसरा मेरे उनके सामने प्रायोरिटी है कि भ्रष्टाचार मुक्त पंजाब में कैसे बनाऊं। जिन लोगों ने जिस कारणों से हमें वहां पर सत्ता सौंपी है, उनके विश्वास को मैं कैसे पात्र हूं, ये सारे वो बता रहे थे कि मेरे सामने प्रायोरिटीज है, और उस ढंग से मैं काम कर रहा हूं। क्या केवल सुधार लाकर ही, या सुधार लाने के लिए सत्ता आवश्यक है? तो कल किसी ने मेरे सामने ये भी एक सवाल खड़ा किया कि क्या देश में सती प्रथा को खत्म करने के लिए, या बाल विवाह को रोकने के लिए, या सूचना के अधिकार को पाने के लिए, या लोकपाल कानून जैसे ये आंदोलन के माध्यम से ये आए, या महिलाओं के सुरक्षा के लिए निर्भया कांड, ये सब ठीक है। ये करने के लिए भी, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए एक मजबूत सरकार होनी चाहिए, और जो इसको इम्प्लीमेंट कर सके, तो उसके सत्ता की आवश्यकता है। समाज में 60% लोग आज भी ऐसे हैं जो सरकार ने दिए भोजन के ऊपर निर्भर है। ये चित्र भी अच्छा नहीं है। आज ऐसे 8% करीब लोग हैं कि जो काम के लिए, तो सरकार अपना काम करेगी, पर सरकार के साथ साथ में हमें भी ऐसा वातावरण बनाना पड़ेगा, ऐसी योजनाएं बनानी पड़ेगी जिससे वो खुद स्वयंभूत हो, वे खुद सेल्फ इंडिपेंडेंट हो। और मुझे विश्वास है कि इन सब बातों का भी यहाँ पर चर्चा होगी, और उस चर्चा में से कुछ हमें मार्गदर्शन भी आप लोगों का होगा। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि केजरीवाल जी, आप एक उम्मीद हो। लोकतंत्र में एक उम्मीद बहुत महत्वपूर्ण है, और इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि केजरीवाल जी, ये जो फिजा तुमने चलाई है, उसकी खुशबू यहाँ तक आई है। आपकी सल्तनत को
आपकी सल्तनत को मैं क्या नाम दूं? आपने गरीबों की कुटियों में एक महक लाई है। इसी के साथ में मैं आप सबको फिर से एक बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप हमारे निमंत्रण पर पधारे और एक नहीं दो आए। मैं आपका आभारी हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इस राष्ट्र के लिए आप स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे, मस्त रहे और आयुष्मान हो।